आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं रॉयल नेवी के F-35B फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। आप सबको हमने डिटेल रिपोर्ट में बताया कि कैसे F-35B भारत पहुंचता है, कैसे तिरुवनंतपुरम में इसको लैंड करवाया जाता है और जो पायलट का एयरक्राफ्ट न छोड़ने का घटनाक्रम था, इस पर भी हमने संक्षिप्त रूप में चर्चा करी। लेकिन अब इसमें एक लेटेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिला है, जहां पर बताया जा रहा है कि अभी ये एयरक्राफ्ट भारत में उपस्थित रहेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने जो टेक्निकल असिस्टेंस प्रदान करवाई है, उसकी जांच में ये पता चला है कि एयरक्राफ्ट में कुछ गंभीर हाइड्रोलिक समस्याएं हैं। जब तक उनको रेक्टिफाई नहीं कर लिया जाता, ये एयरक्राफ्ट कहीं भी जाने वाला नहीं है। आपको याद दिला दें कि इस समय ये एयरक्राफ्ट तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में CISF के घेरे में है और किसी को भी इसके पास जाने की अनुमति नहीं है, सिवाय जो ऑथराइज पर्सन्स हैं उनको छोड़ करके। इन पायलट का इनिशियल प्लान ये था कि ये भारत में रिफ्यूल करते और उसके बाद HMS प्रिंस ऑफ वेल्स में इसको लैंड करवाना था। लेकिन जब टेक्निकल इश्यूज की गहनता का अध्ययन किया गया तो पता चला कि एयरक्राफ्ट फिलहाल उड़ने लायक नहीं है और इसको उड़ाना खतरे से खाली भी नहीं है। संभवतः इस समय जो टेक्निकल टीम है उनका इंतजार किया जा रहा है और रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि जब तक प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं कर लिया जाता, जो F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है ये फिलहाल भारत से नहीं जाएगा। और इस समय इंटरनेट मीडिया में इसकी जो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें हैं वो CISF की तरफ से जारी करी गई हैं, जहां पर आप इसको देख सकते हैं कि ये भारत में ही उपस्थित है। और ये कौतूहल का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि F-35 का भारत आना कोई आम बात नहीं होती। हमने इसके पहले एरो इंडिया में इनको देखा था और ये चर्चा का विषय इसलिए भी बने हुए हैं कि कहीं ना कहीं F-35 से भारत का नाम भी जोड़कर देखा जा रहा है और भारत को लेकर ये दावे भी किए जा रहे हैं कि लिमिटेड नंबर्स में ही सही पर भारत इनको खरीदने के लिए इच्छुक है। तो यहाँ पर इसका हम सारांश यही निकाल सकते हैं कि अभी वो F-35 के वापस जाने की जो खबर थी वो गलत थी। ये एयरक्राफ्ट कहीं नहीं गया है। जब तक इसके हाइड्रोलिक सिस्टम सही नहीं हो जाते हैं तब तक ये कहीं भी जाने वाला भी नहीं है। जैसा कि कल के वीडियो में हमने HLFT-42 के बारे में बात करी थी और हमने आपसे कहा था कि HLFT-42 का जो नया अभी हाल ही में रेंडर सामने आया है उसमें इसकी मैसिव फायर पावर को दिखाया गया है। और अब रक्षा मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि आने वाले भविष्य में ये जो CGI रेंडर है यही वास्तविकता की भूमिका भी निभाएगा, क्योंकि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि HLFT-42 को अब एक डेडिकेटेड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में बदलने की जो कवायद है उसकी शुरुआत करी गई है, जहां पर यह सिर्फ एक लीड फाइटर ट्रेनर बन के नहीं रहेगा, बल्कि इसका जो मल्टी रोल फाइटर वेरिएंट है ये भी इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेगा। HLFT-42 की हाल ही में जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें हमें ये 10 एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ दिखाई पड़ा था, जो कि BVR मिसाइल्स हैं। संभवतः ये जो हमारी अस्त्र मार्क 1 है वही हमें देखने को मिली थी। गौर करने वाली बात एक ये है कि यहाँ पर आपको एक ड्रॉप टैंक भी देखने को मिला है अंडर फ्यूजलाज, और इसके अलावा आप यहाँ पर जो डुअल मिसाइल कैरियर्स हैं इनको भी नोटिस कर सकते हैं। जी हाँ, कैरियर पायलट्स में आपको जो डुअल मिसाइल कैरियर हैं वो देखने को मिल रहे हैं। डुअल मिसाइल कैरियर का मतलब ये है कि एक ही पायलन में हमें 2 मिसाइल इंटीग्रेट होती दिखाई पड़ेंगी, जो कि इसकी BVR स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हांस करेंगी। HLFT-42 का जो कॉन्सेप्ट है ये अपने शुरुआत से अब तक काफ़ी व्यापक बदलावों से गुजर चुका है। इनिशियली इसे एक फुल मेटल बॉडी वाला ट्रेनर एयरक्राफ्ट माना गया था, जो कि एक्सपोर्ट मार्केट को टारगेट करके बनाया जाता, जहां पर इसमें जो एडवांस एवियोनिक्स हैं उनके ना होने की बात सामने आई थी। लेकिन बीतते समय के साथ इसमें जो बदलाव है वो किए गए, इसमें अपग्रेड किए गए डिज़ाइन में, और अब ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ ये एयरक्राफ्ट एक एडवांस एसा रेडार के साथ आएगा, बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और सभी जो एडवांस एवियोनिक्स हैं वो इंटीग्रेट करी जाएंगी। इसके अलावा ये हमें स्वदेश निर्मित इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के साथ भी देखने को मिलेगा। इसमें एक फुल ग्लास कॉकपिट देखने को मिलेगा, और इसमें पहले ये कहा गया था कि जो हमारा कावेरी इंजन है वो इसको पावर करेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसमें या तो F414 या तो AL-31 क्लास का कोई इंजन होगा जो यूज किया जाएगा। Su-57 फेलन को लेकर एक के बाद एक जो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। हाल ही में इस मामले में तहलका तब मचा था जब CNBC TV18 की रिपोर्ट में कहा गया था कि Su-57 को लेकर भारत के रक्षा मंत्रालय जो ऑफर है उसको कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक डिटेल्ड प्रस्ताव ऑलरेडी भारत के पास आ चुका है? जी हाँ, आपने सही सुना। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से भारत के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स को और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल को जो डिटेल्ड ब्रीफिंग है और डेमोन्स्ट्रेशन है Su-57 की कैपेबिलिटीज़ का, वो एरो इंडिया 2025 में ही दिया गया था। यानी हाल ही में जब Su-57 भारत आया था तो उस समय रक्षा मंत्रालय का डेलीगेशन और इंडियन एयरफोर्स के डेलीगेशन के सामने एयरक्राफ्ट की प्रस्तुति में ही जो डिटेल्ड ब्रीफिंग है और डिमॉन्स्ट्रेशन है कैपेबिलिटी का वो दिया गया था, और उस दौरान ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ों का प्रस्ताव भी वहां पर संलग्न था।
यानी कि जो चीज़ को हम रिसेंट डेवलपमेंट समझ रहे हैं वो ऑलरेडी एरो इंडिया में हो चुका है। और आपको याद होगा एरो इंडिया की शुरुआत के पहले ही हमने अपने रिपोर्ट में कहा था कि SU-57 का भारत आना कोई आम घटना नहीं है, क्योंकि SU-57 को लेकर शुरुआत से ही रूस ने कहा था कि डिटेल्ड जो इवैल्यूएशन का मौका है भारत को मिलेगा। क्योंकि भारत FJFA प्रोग्राम से 2018 में बाहर आ चुका था, तो ये रूस के लिए एक बड़ा झटका था और रूस इस समय उसी गलती को सुधारने का प्रयास कर रहा है। रूस ने कहा कि हम 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड के साथ भारत को ये एयरक्राफ्ट सिस्टम ऑफर कर रहे हैं, जहां पर भारत द्वारा विकसित किए गए इंडिया मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन में भी हमें कोई आपत्ति नहीं है और इस कार्य को हम खुशी से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने नासिक प्लांट को चिन्हित भी कर लिया है, जहां पर यह एयरक्राफ्ट बनाया जाना है। गौर करने वाली बात एक ये है कि इस समय पाकिस्तान को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो J-35 को खरीदना चाहता है, लेकिन J-35 के जवाब में भारत को भी यहाँ पर इंगित किया जा रहा है कि भारत जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी है उनके जवाब में एडवांस फाइटर को उतारे, और ऐसे में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का एक तरफा पक्ष लिया जा रहा है। और अगर ये डील कभी होती है तो यहाँ पर SU-57 के चांसेस सबसे ज़्यादा है। आपको क्या लगता है, भारत को SU-57 की तरफ जाना चाहिए या F-35 की तरफ जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट नासिक प्रोडक्शन लाइन को लेकर आ रही है। रिपोर्ट्स में इंगित किया जा रहा है कि नासिक प्रोडक्शन लाइन, जहां से तेजस मार्क 1A की अभी पहले एयरक्राफ्ट को रोल आउट किया गया है, इसकी पहली उड़ान को भी आयोजित कर लिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, तेजस मार्क 1A की जो पहली उड़ान है वो यहाँ पर आयोजित कर ली गई है। और सबसे खास बात यह है कि अब इनके डिलीवरी के लिए जो टाइमलाइन है वो भी सामने आ चुकी है, जहां पर अगले ही महीने नासिक प्रोडक्शन लाइन से पहला तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को दे दिया जाएगा। और इस रिपोर्ट के आने के बाद थोड़ा तो राहत की जो खबर है वो हमें देखने को मिली है, क्योंकि इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में सबसे बड़ा इशू यही था अभी तक कि आखिरकार भारतीय वायुसेना को पहले तेजस मार्क 1A के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअली देखें तो तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान जो आयोजित हुई थी वो मार्च 2024 में हुई थी, और अब यहाँ पर जून 2025 चल रहा है और अभी तक पहला एयरक्राफ्ट भी डिलीवर नहीं किया जा सका है। और कहीं ना कहीं यही चीज़ एक रोष की भावना उत्पन्न कर रही है। लेकिन क्योंकि HAL की इस समय तीनों प्रोडक्शन लाइन एक्टिव हैं और HAL ने क्लियर कर दिया है कि इंजन के अभाव में एयरक्राफ्ट के निर्माण की संख्या कम नहीं हुई है, जो निमित्त था, जो नंबर सुनिश्चित किए गए थे उसी नंबर के आधार पर कार्य चल रहा है। अगर हम बेंगलोर और नासिक प्रोडक्शन लाइन के कंबाइंड प्रोडक्शन को देखें तो तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक यहाँ बनाए जा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन डिलीवरी इशूज़ हैं, इसलिए पहला एयरक्राफ्ट अभी तक डिलीवर नहीं हो पाया है। जनरल इलेक्ट्रिक ने कंफर्म कर दिया है कि 2025 में 12 इंजन और 2026 से 24 इंजन प्रति वर्ष की दर से जो डिलीवरी है वो शुरू होगी, और इंडियन एयरफोर्स की जो नीड है उसको पूरा करने में जनरल इलेक्ट्रिक ने अपने जो आश्वासन है वो दिए हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि यहाँ पर आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमें एग्रेसिवली ये चीज़ें जो है देखनी पड़ेंगी। कुछ समय पहले इंजन स्वैपिंग की बात भी सामने आई थी, लेकिन उसको HAL की तरफ से फिलहाल तो खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अभी किसी भी थर्ड पार्टी इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ बातचीत नहीं चल रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।